Welcome to your future. Welcome to Vision Academy. Let us unlock your full potential. नमस्ते और इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा का विषय हमारी भाषा की बिल्कुल नींव पर टिका है। शब्दों को किसी भी वाक्य की ईंट या आधारशिला माना जा सकता है। जरा सोचिए, इनके बिना हमारी भाषा बिल्कुल बेमानी और आकारहीन होगी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन शब्दों का बहुत गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं जिन्हें हम संज्ञा यानी नाउन्स कहते हैं। आइए जल्दी से एक नजर डालते हैं कि आज हम किन अहम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले भाषा की आधारशिला, फिर संज्ञाओं का वर्गीकरण, उसके बाद नियम तोड़ने वाले चरण, स्वामित्व दर्शाने वाले शब्द और अंत में वाक्यों में इनका असल प्रयोग। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, भाषा की आधारशिला। अगर हम बिल्कुल सरल शब्दों में समझें तो संज्ञा या नाउन वो शब्द है जो किसी भी व्यक्ति जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, किसी स्थान जैसे माउंट वेसुवियस, किसी आम भौतिक वस्तु जैसे कि एक जूता या यहाँ तक कि स्वतंत्रता जैसी अमूर्त सोच को एक पहचान देता है। अगर दुनिया में इन चीजों पर नाम वाले लेबल्स न हो तो सोचिए दुनिया कितनी अस्त व्यस्त होती। हम अपने आसपास की चीजों के बारे में बात ही नहीं कर पाते। एक मामूली सा जूता मानने के लिए भी हमारे पास कोई शब्द ही नहीं होता। अब आते हैं भाग 2 पर, संज्ञाओं का वर्गीकरण। अंग्रेजी व्याकरण में इनका बंटवारा बड़ा ही दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास प्रॉपर नाउन्स है, इन्हें आप भाषा के वीआईपी समझ लीजिए। ये हमेशा बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर्स से शुरू होते हैं। ये बिल्कुल विशिष्ट होते हैं, जैसे किसी खास व्यक्ति का नाम पीना या किसी खास जगह का नाम येलोस्टोन। दूसरी तरफ आते हैं कॉमन नाउन्स। ये बिल्कुल सामान्य होते हैं, जैसे गर्ल या रिवर। ये किसी विशेष का नहीं बल्कि एक सामान्य वर्ग का बोध कराते हैं और इसीलिए इन्हें हमेशा छोटे अक्षरों में ही लिखा जाता है। कॉमन नाउन्स को हम आगे 3 और हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है कॉन्क्रीट नाउन्स, जिन्हें हम असल में भौतिक रूप से छू सकते हैं या देख सकते हैं, जैसे घर के दरवाजे की डोरबेल। इसके बिल्कुल उलट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये वो शब्द है जो सिर्फ हमारी सोच या भावनाओं में बसते हैं। उदाहरण के लिए करेज या साहस, इसे आप छू नहीं सकते पर गहराई से महसूस जरूर कर सकते हैं। और तीसरा है कलेक्टिव नाउन्स। जब किसी संस्था या जीवों के समूह का नाम रखना हो, जैसे शेरों का एक झुंड जिसे प्राइड कहते हैं, तो वहां इनका इस्तेमाल होता है। यहीं पर नंबर या संख्या की अवधारणा भी आती है। सिंगुलर नाउन्स किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु को दर्शाते हैं, लेकिन जब यही संख्या 1 से अधिक हो जाती है तो वे प्लूरल नाउन्स बन जाते हैं। बहुवचन या प्लूरल रूप बनाने का सबसे आम तरीका है शब्द के अंत में बस एक एस या ईएस जोड़ देना। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों ही तरह की संज्ञाओं में एक और दिलचस्प पहलू है। कुछ नाउन्स काउंटेबल होते हैं, यानी उन्हें गिना जा सकता है, जैसे 1 बिल्ली या 8 बिल्लियां। लेकिन भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। इन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। अब मिल्क यानी दूध को ही ले लीजिए। क्या दूध की अलग अलग बूंदों को गिनना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। और हैरानी की बात तो यह है कि एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन और ज्वेलरी जैसी चीजें भी इसी अनगिनत कैटेगरी में आती है। बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, नियम बदलने वाले, जिन्हें हम जेरेंस कहते हैं। यहाँ एक बड़ा ही मजेदार सवाल उठता है। क्या होगा अगर कोई क्रिया यानी कि एक वर्ब अचानक से अपनी पहचान बदलकर संज्ञा बनने की जिद पकड़ ले? हम तो यही मानते हैं ना कि वर्ब्स सिर्फ एक्शन वर्ड्स होते हैं, काम दर्शाते हैं। लेकिन जब उन्हीं एक्शन वर्ड्स का वापस एक भौतिक आधारशिला यानी संज्ञा के रूप में उपयोग होता है तो व्याकरण का एक बहुत ही कमाल का जादू देखने को मिलता है। ग्रामरली का ये कोट इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है कि जेरेंस असल में वर्ब्स और नाउन्स के बीच की लकीर को मिटा देते हैं। ये शब्द आईएनजी पे खत्म होते हैं, जैसे स्विमिंग, रीडिंग या कुकिंग। मूल रूप से ये क्रियाएं हैं, लेकिन ये बहरूपीय की तरह एक गतिविधि को नाम देने के लिए संज्ञा का रूप धारण कर लेते हैं। अगर हम कहें स्विमिंग इज फन, तो यहाँ तैरना कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि वो खुद एक विषय या संज्ञा बन गया है। अब आते हैं भाग 4 पर, स्वामित्व दर्शाना यानी पोजेसिव नाउन्स। ग्रामर में ये दिखाना बहुत आसान है कि कौन सी चीज किसकी है। इसके लिए एक सेट फॉर्मूला है। सबसे पहले अपना सिंगुलर नाउन पहचानिए, मान लीजिए कैट। फिर उसके आगे एक अपॉस्ट्रोफी लगाइए और आखिर में एक एस जोड़ दीजिए। लीजिए, बन गया कैट्स टॉय यानी बिल्ली का खिलौना। कितना सरल है। लेकिन बहुवचन शब्दों में स्वामित्व दिखाना थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है।
अगर आपका प्लूरल शब्द पहले से ही एस पर खत्म हो रहा है, जैसे मीसेस, तो आपको बस आखिर में एक अपॉस्ट्रोफी लगाना होता है। पर अगर शब्द चिल्ड्रन जैसा कोई इर्रेगुलर प्लूरल है जिसके आखिर में एस नहीं आता, तो हमें वही पुराना नियम अपनाना होगा, अपॉस्ट्रोफी के साथ एस लगाना होगा। जैसे चिल्ड्रंस ड्राइंग्स। एक असमंजस वहां भी होता है जहां एक वचन शब्द ही एस या जेड पर खत्म हो रहा हो, जैसे बॉस। ऐसे में बॉसेस हाउस लिखना भी ठीक है, जहां मानक एपोस्ट्रोफी और एस दोनों है। लेकिन कुछ स्टाइल गाइड्स कहती हैं कि सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना बेहतर है, जैसे ब्रसल्स कैथीड्रल्स। व्याकरण के जानकारों का मानना है कि इसमें कोई एक परम सत्य नहीं है। सबसे जरूरी नियम यह है कि आप जो भी शैली चुने पूरे वक्त उसी पर टिके रहें। निरंतरता ही सबसे अहम है। तो चलिए अब देखते हैं इस एक्सप्लेनर का आखिरी हिस्सा, भाग 5, वाक्यों में संज्ञाओं का प्रयोग। अब तक हमने देखा कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स अलग अलग आकार के होते हैं, पर वाक्यों को जोड़ते वक्त इनकी भूमिका क्या होती है? असल में नाउन्स कई अलग अलग साँचों में फिट होकर पूरे वाक्य को अर्थ देते हैं। ये कर्ता यानी सब्जेक्ट से लेकर ऑब्जेक्ट और यहाँ तक कि मॉडिफायर तक बन सकते हैं। हर वाक्य का एक सब्जेक्ट या कर्ता जरूर होता है जो काम कर रहा होता है। जैसे मरिया प्लेड ब्यूटिफुली में मरिया इस वाक्य की स्टार है। दूसरी तरफ होते हैं ऑब्जेक्ट्स जो इस एक्शन का असर झेलते हैं या रिसीवर होते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, क्लियो पास्ट ऑटो द सर्व। यहाँ सर्व एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि ऑटो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसे नमक दिया जा रहा है। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स यानी पूरक की। ये आमतौर पर बी या बिकम जैसी क्रियाओं के बाद आते हैं और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जानकारी को पूरा करते हैं। जैसे मैरी इज अ टीचर में टीचर एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो मैरी के बारे में हमें पूरी बात बता रहा है। और इसी तरह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसी वाक्य के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हमारी जानकारी को विस्तार देता है। ऑपोजिटिव्स एक तुरंत पहचान देने वाले टैग की तरह काम करते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक छोटा सा कॉमा पूरे वाक्य का मतलब बदल सकता है। अगर हम कहें माय ब्रदर माइकल इज 6 कॉमा के साथ, तो इसका मतलब है कि मेरा एक ही भाई है और उसका नाम माइकल है। लेकिन अगर हम बिना कॉमा के कहें माय ब्रदर माइकल इज 6, तो इसका मतलब निकलता है कि मेरे और भी भाई हैं और मैं खास तौर पर अपने भाई माइकल की बात कर रहा हूँ। देखा, एक कॉमा का कमाल। और एक आखिरी बड़ा ही अनोखा काम, कभी कभी ये बहुमुखी शब्द एडजेक्टिव्स यानी विशेषण का भी रूप ले लेते हैं। इन्हें एट्रीब्यूटिव नाउन्स कहा जाता है। जरा स्पीड डीमन इस वाक्यांश पर ध्यान दीजिए। वैसे तो स्पीड एक संज्ञा है, लेकिन यहाँ ये डीमन शब्द की खासियत बताने के लिए एक विशेषण की तरह काम कर रहा है। अब इस पूरी चर्चा के नतीजे पर आते हैं। भाषा कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, ये लगातार फैल रही है और विकसित हो रही है। इंटरनेट, तकनीक और नई पीढ़ियों के साथ ये बुनियादी ब्लॉक्स लगातार नए विचारों का निर्माण कर रहे हैं। तो सोचिए, भविष्य में जब नई भावनाएं या ऐसे आविष्कार सामने आएंगे जिन्हें आज तक किसी ने देखा भी नहीं, तो हमारी भाषा उन्हें क्या नया नाम देगी? क्या हमारे आज के शब्द आने वाले कल की दुनिया को बयान करने के लिए काफी होंगे? इस बारे में जरूर Like this video? Subscribe to our channel. Share this video. Thank you. Shukriya.